स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि क्लास 11th के हर एक बच्चे के पास होता है, इंग्लिश कोर। इसके बारे में बेसिकली इंग्लिश कोर का आपका एनुअल यानी कि आपका जो फाइनल का एग्जाम होने वाला है 2023 और 24 का, जिसमें मॉर्निंग यानी कि जनरल शिफ्ट के जो बच्चे हैं इनका एग्जाम है 17 फेब को, और इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं इनका एग्जाम है 19 फेब को, क्योंकि 18 का संडे पड़ गया पीछे। ठीक है, तो इन दोनों ही डेट्स के एग्जाम के लिए, दोनों ही शिफ्ट के बच्चों के एग्जाम के लिए आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसे बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो में हम सॉल्व करके समझने वाले। ठीक है, बेसिकली देखो, आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए हमने अपने चैनल पे 7+ सैंपल क्वेश्चन पेपर की इस सीरीज चलाई हुई है। ठीक है, तो ये वीडियो इसी सीरीज में हमारा जो सबसे पहला पेपर था उसका पार्ट 2 का वीडियो होने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 2 का वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं क्योंकि कुछ नए बच्चे ऐड हुए होंगे उनके। पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा और ये 80 नंबर का है। पेपर के अंदर 3 खंड होंगे। पहला होगा सेक्शन नंबर ए, जो कि रहेगा रीडिंग स्किल्स का। ठीक है, जिसमें 2 पैसेज और नोट मेकिंग होगी, और इसे हम पार्ट 1 में ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, जिसे हम आज समझेंगे वो है हमारा सेक्शन नंबर बी, जिसमें ग्रामेटिकल पार्ट रहेगा और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट। ठीक है, फिर सेक्शन सी आ जाता है, इसे हम पार्ट 3 के अंतर्गत समझेंगे, जो कि हमारा लिटरेचर वाला रहेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, आप जो भी क्वेश्चन लिखेंगे उसकी वर्ड लिमिट क्रॉस मत करना ज्यादा। ठीक है ना, क्योंकि पहले तो आप इंग्लिश में ज्यादा लिख नहीं पाते हो। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है और ज्यादा लिख देते हो तो गलतियां हो जाती हैं, तो वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखना। ठीक है, आंसर जितना हो सके सीरियल नंबर के हिसाब से लिखना, ताकि चेकर को ना, जो एग्जामिनर रहेगा, उसको आसानी हो आपका पेपर चेक करने। ठीक है, तो ये चीजें थी। आप सभी को अपने साथ के साथ सैंपल पेपर, ठीक है, और इस पेपर के पार्ट 1 की और पार्ट 3 की जो वीडियो है, उन सभी का लिंक आई बटन में भी दे दूंगा, और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से आप कहीं से भी जाकर जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन देख जरूर लेना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है वो बात। ओके, चलिए। देखिए, पिछली वीडियो में सेक्शन ए हमने डिस्कस किया था, जिसमें पहला पैसेज था हमारा फेलियर के ऊपर, असफलता के ऊपर। इससे संबंधित हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे। ठीक है, दूसरा जो था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित एक पैसेज था 8 मार्क्स का। ठीक है, जिसे हम केस बेस्ड बोल सकते हैं। फिर हमने की थी एक नोट मेकिंग, और इसका टॉपिक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर, 8 नंबर का। बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट मेकिंग की थी, आप सभी को समझ में भी आ गया था, आप सभी बच्चों ने कमेंट में बताया भी था, बहुत अच्छा लगा जान के। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का जो हमारा सेक्शन है जिसे हमें डिस्कस करना है, वो है सेक्शन नंबर बी। वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी के अंदर ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होंगे और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 4th है इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 4 जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला रहेगा, यानी कि खाली स्थान वाला। और किस हिसाब से रहेगा, आपको वर्ब की जो सही फॉर्म है वो लिखनी होगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, द कैट स्लीप ऑन विंडशिल। ठीक है, यानी कि विंडो शिल, यानी कि जो बिल्ली है वो खिड़की पर सोती है। तो यहाँ पे स्लीप की जगह क्या आएगा, यहाँ पे स्लीप की जगह आएगा स्लैप। ठीक है, दूसरा, ही राइट अ लेटर टू हिज फ्रेंड यस्टरडे। जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्ब की जो फॉर्म है वो बदल जाएगी, राइट की जगह आ जाएगा ड्रॉ। ठीक है, फिर माई सिस्टर बाय अ न्यू लैपटॉप फॉर हर स्टडीज, तो बाय की जगह आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका 3 नंबर का ये कंप्लीट होगा। ओके, चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 5th है। देखिए, इसमें ना 2 तरीके के आपके क्वेश्चन है। एक तो रहेगा रीअरेंज वाला। ठीक है, जो वर्ड्स होंगे, जो फ्रेज होंगे, उन्हें आपको रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा। एक दूसरा क्वेश्चन आता है एक्टिव वॉइस का या फिर पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में चेंज करना होगा या फिर पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। तो 2 तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे 4 पर। तो मैं क्या करूंगा, 3 से 4 सैंपल पेपर में आपको रीअरेंज करवा दूंगा, और 3 से 4 में आपको एक्टिव पैसिव करवा दूंगा। तो आपके दोनों की प्रैक्टिस होगी इसी प्रकार से, है ना। चलिए, तो एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन है, हमें किन्हीं 4 को आंसर करना। सबसे पहले क्या दिया हुआ है बच्चों, दी ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना। दी ऑन फॉरेस्ट द इंडस्ट्री ऑयल डिपेंड्स। ठीक है ना, तो ये दिया गया है। अब ये बेसिकली कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस प्रकार से,
द ऑयल इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, डिबेट प्लेयर्स एज पर्सपेक्टिव शिफ्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रोथ इन दी। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम इस प्रकार से कि अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग ग्रोस एज पर्सपेक्टिव शिफ्ट इन द फ्लेयर ऑफ डिबेट, यानी कि जो माहौल होता है, ठीक है, बहस का, वाद विवाद का, उसी में हमारे माइंड को बेसिकली बदलने का दृष्टिकोण मिलता है। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए सी दिया गया है कि स्क्रीन फ्लिकर माइंड्स टू कैप्टिव रियलिटी एज फेड्स। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो रियलिटी फेड्स एज माइंड्स बिकम कैप्टिव टू फ्लिकरिंग स्क्रीन, यानी कि जैसे जैसे दिमाग जो है वो टिमटिमाती स्क्रीनों में कैद होता जाता है, वैसे वैसे उसकी वास्तविकता, रियलिटी से उसका संबंध टूटता है। ठीक है। म्यूजिक एज यूनाइट्स कल्चर्स एंड ब्लेंड हार्ट्स। तो कैसे लिखेंगे? हार्ट्स डांस एज कल्चर्स ब्लेंड एंड म्यूजिक यूनाइट, यानी कि जब संस्कृतियां आपस में मिश्रित होती हैं तो संगीत एकजुट हो जाता है और मन झूमने लगता है, दिल झूमने लगता है। ग्रीन शूट्स राइजोब रेकनिल एज एक्शन ब्लूम, यानी कि एक्शन ब्लूम्स रेकनिलिंग होप एज ग्रीन शूट्स, यानी कि कार्रवाई खिलती है, हरी को अपने उगने से आशा फिर से जगती है। ये कहावत है बेसिकली। ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट रीअरेंज का, एक्टिव पैसिव वॉइस का, अगले सैंपल पेपर। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से हमारे क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये एडवर्टीजमेंट रहेगा। अब एडवर्टीजमेंट ध्यान से सुनो। एडवर्टीजमेंट दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो होते हैं सिचुएशन वाले, इसमें एक होती है सिचुएशन वेकेंट और एक होती है सिचुएशन वांटेड। ठीक है। 90% चांस है कि पेपर में आपके वांटेड और वेकेंट ही आएंगे। 10% की प्रोबेबिलिटी है कि सेल, ठीक है, सेल और परचेस वाला जो है कि ये भी आ सकता है। ठीक है। तो हम इन 10% को भी, यानी कि सेल एंड परचेस वाले को भी 2 से 3 सैंपल पेपर में डिस्कस कर लेंगे, ताकि सिचुएशन वेकेंट, वांटेड, सेल, परचेस सारे एडवर्टीजमेंट की तैयारी हो जाए। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि भाई एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक अलग से सेपरेट वन शॉट की वीडियो बनाई जाए, तो आप सभी मुझे बता देना। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उसी हिसाब से हम आपके लिए एक अलग से वन शॉट की वीडियो बना देंगे एडवर्टीजमेंट। ओके। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल ड्राफ्ट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सम पोस्ट ऑफ टीचर्स टाइम वेकेंट एंड टू फील्ड ऑन राइटिंग 50%, यानी कि आप एक प्रिंसिपल हैं, आपके स्कूल में टीचर के कुछ पद खाली हैं, कुछ पोस्ट खाली हैं, आपको उसे भरने के लिए एक एडवर्टीजमेंट देना है। अब मान लीजिए मैं एक प्रिंसिपल हूँ, ठीक है, तो सिचुएशन क्या है यहाँ पे? सिचुएशन है वेकेंट। वेकेंट का अर्थ हो जाता है जो नौकरी देने वाला है। तो नौकरी देने वाला कौन हूँ? मैं हूँ प्रिंसिपल। ठीक है। अब मुझे एक ऐसा टीचर चाहिए होगा, भाई मुझे ऐसा टीचर चाहिए जो कि एक्सपीरियंस हो, हाई क्वालिफाइड हो, इंग्लिश अच्छी आती हो, सैलरी मिल के बात करेंगे, एज ग्रुप इतना होना चाहिए, कुछ ऐसे जो आपका रिक्वायरमेंट है वो सब यहाँ पे लिख दो। जैसे वांटेड 2 PGTs इन इंग्लिश अगेंस्ट परमानेंट पोस्ट, मुझे 2 PGT चाहिए इंग्लिश के, ठीक है, परमानेंट पोस्ट के लिए। केवल और केवल ओनली एक्सपीरियंस्ड एंड हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद लिंग्विस्टिक फ्लुएंसी विद हैव प्लीजिंग पर्सनालिटी नीड टू अप्लाई। केवल और केवल एक्सपीरियंस व्यक्ति ही अप्लाई करें जो इसके पीजीटी इंग्लिश के लिए हाई क्वालिफाइड हो, अच्छी इंग्लिश आती हो, पर्सनालिटी अच्छी हो। सैलरी कंस्टेड टू एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। सैलरी जो है पहले नेगोशिएबल है, मिलेंगे, बात करेंगे, ठीक है, आपके काम को देखेंगे, उसके हिसाब से फिर बढ़ाते चले जाए। ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स बिटवीन द एज ग्रुप, एज भी मैंने बता दी कि भाई मुझे 25 से 30 साल तक की व्यक्ति चाहिए, इससे ना कम ना ज्यादा। ठीक है। बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 35 ईयर में सेंड देयर रिज्यूम विद द लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। किसको भेजना है? अब एड्रेस आ जाएगा आपका, और किसका एड्रेस? माई सेल्फ का। ठीक है। तो प्रिंसिपल समानता पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 रहनी, दिल्ली, विद इन 10 days। कॉन्टैक्ट नंबर ये आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सिचुएशन वेकेंट का ये लिख दिया। अब क्या हो कि आप एक पीजीटी हो, ठीक है, आप एक मैथ्स के टीचर हो, आपको जॉब चाहिए, तब आप कैसे लिखोगे? तो आइए इसी को देख लेते हैं। तो रावू इंटरनेशनल स्कूल नोएडा दिल्ली,
requires cricket and hockey coaches draft a suitable advertisement in not more than 15 words for the situation vacant column of the Times of India stating requirements regarding age qualification experience. You are the principal of the, आपको क्या चाहिए, आपको क्रिकेट और हॉकी के कोचेस चाहिए अपने स्कूल में, तो ये भी सिचुएशन वेकेंट ही आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम वांटेड की जगह क्या लिखेंगे, वेकेंट ही लिखेंगे, ओके। सिचुएशन वेकेंट है, चलिए कोई बात नहीं, अगली जो वीडियो होगी ना, वेकेंट, अगली जो वीडियो होगी उसमें दोनों वांटेड की बात, ओके। तो लिखेंगे वांटेड क्रिकेट एंड हॉकी कोचेस फॉर रावो इंटरनेशनल स्कूल, हमें अपने स्कूल के लिए हॉकी और क्रिकेट के कोच चाहिए, दिल्ली नोएडा। दी कोचेस शुड बी प्लेड एट नेशनल लेवल, जो मुझे कोच चाहिए उन्होंने राष्ट्रीय लेवल पे खेला हुआ होना चाहिए इन दियर रिस्पेक्टिव गेम, ठीक है। क्रिकेट वाले ने क्रिकेट लेवल, क्रिकेट में नेशनल लेवल पे, हॉकी वाले कोच ने हॉकी में नेशनल लेवल पे गेम खेला हुआ होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 30 to 45 ईयर्स एज, इनकी एज 30 से 45 साल होनी चाहिए। हैविंग मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स इन सिमिलर कैपेसिटी, यानी कि अभी जो मैं पढ़ाने, मतलब हम जिसके लिए इनको बेसिकली ले रहे हैं, ठीक है, उसमें इनकी 5 साल की कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अपीयर फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं कब, 20th ऑफ दिस मंथ, इस महीने की 20 तारीख को। देयर टेस्टिमोनियल्स बिफोर द प्रिंसिपल सैलरी, नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, कॉन्टैक्ट नंबर दिस, ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको सिचुएशन वीकेंड के बता, ठीक है। चलिए आगे समझ में, एडवर्टीजमेंट। अब बारी आ जाती है पोस्टर राइटिंग, ओके। तो पढ़िए क्वेश्चन को पहले, तो पोस्टर राइटिंग भी आपका 3 नंबर का है। अच्छा देखो, अगर आप, ठीक है, पोस्टर राइटिंग के ऊपर, ठीक है, पोस्टर राइटिंग के ऊपर भी एक अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए, तो आप सभी बच्चे फटाफट से कमेंट पर सेक्शन में बता दो एडवर्टीजमेंट और पोस्टर राइटिंग की, अगर आपको वन शॉट चाहिए तो। और ये वीडियो अगर आप 5-7 दिन बाद देख रहे हैं, यानी कि मान लीजिए 10 फरवरी के आसपास, तो सोच लीजिएगा वीडियो आ चुकी होगी, ठीक है, देख लेना। You are Shama Shamli of Indian Public School Agra. Design a compiling poster not more than 50 words of वर्ल्ड योगा डे, ठीक है, जो कि वर्तमान में बहुत ज्यादा चल रहा है ये टॉपिक। तो वर्ल्ड योगा डे के ऊपर हमें पोस्टर बनाना है, ठीक है। स्किलफुल इन कॉम्परेटिव इवेंट स्पेशलिस्ट, इलुस्ट्रेट दी होलिस्टिक बेनिफिट्स ऑफ योगा, यानी कि आपको इस पोस्टर में योगा के बेनिफिट बताने हैं, मेंटली और फिजिकली बताने हैं, ठीक है। और ये चीजें, तो आ जाइए देखिए, पोस्टर बनाना जो है ना, ये आप ये समझते हैं कि छठी के बच्चों का काम, ठीक है, आप समझते नहीं बल्कि है ही, ठीक है। ये ना एक छठी क्या 5वीं के बच्चे का बनाने का काम है। क्या करना है आपको पोस्टर बनाने के लिए, इस प्रकार का सर्कल, इस प्रकार का डब्बा, इस प्रकार का हार्ट, ठीक है ना, कोई भी शेप, आपको जो ड्राइंग आती है कम से कम 5 से 7 स्ट्रक्चर वो इस ड्राइंग में बना दो पोस्टर में, ठीक है। वैसे मैंने तो इसको बनाया हुआ है एक पेज से, है ना, जैसे मैंने ये मैप ले लिया, तो आप क्या करो, एक इस प्रकार से वो बना दो गोला, और इस प्रकार से कुछ लाइन खींच दो और लिख दो वर्ल्ड योगा डे, यानी कि पृथ्वी आ गई इस प्रकार से, है ना। तो मैंने लिख दिया वर्ल्ड योगा डे। उसके बाद कब मनाया जाता है, तो मनाया 21 जून को जाता है, दिस ईयर की बात हुई है तो 2024 21 जून को मनाया जाना है। टाइमिंग क्या है, 10 से लेके 2 बजे की टाइमिंग है, ओके। यहाँ पे वर्ल्ड योगा डे मैंने लिख दिया। 2 आवर्स योगा, ऑल स्टाइल, ऑल नेशंस, ऑल पीपल, यानी कि 2 घंटे का योगा, ठीक है। 2 घंटे के लिए क्या बोलते हैं, सभी के लिए योगा है, सभी राष्ट्रीय के लिए, सभी देशों के लिए है, सभी लोगों के लिए। अ 24 आवर वर्ल्ड वाइड योगा प्रैक्टिस फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी कि 24 घंटे के लिए ये जो योगा प्रैक्टिस है वो ह्यूमन राइट्स के द्वारा की जा रही है। ज्वाइन अस, हमें ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और इसमें आप जो है ना 2 से 3 इसके जो बेनिफिट्स हैं योगा के, वो भी लिख सकते हो आप इसमें बीच बीच में, ठीक है। अभी एक पोस्टर और बताता हूँ आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आपको एक पोस्टर बताता हूँ, ठीक है, जो कि आपके सपोर्टिंग में ही दिया हुआ है, सपोर्ट मटेरियल में। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, लव नेचर, अंडरस्टैंड इट, अपने प्रकृति को समझो, ठीक है, उससे प्यार करो। इट इज विद प्लांट एंड एनिमल किंगडम, यह जो हमारी धरती है वो पेड़ों और जानवरों के बीच संबंध को दर्शाती है। ओरिजिन इन द सेम, सम मूव सम डेड, यानी कि ये दिख भी नहीं रहा मुझे भी तो, ठीक है।
पृथ्वी से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी से ही हमने मूव ऑन किया है, पृथ्वी में ही हमें समाज, ठीक है? और भी 1-2 पॉइंट है इसमें, वो आप देख सकते हैं। लेट्स पीपल टू मेक ह्यूमन लाइफ सस्टेनेबल। चलिए देखते हैं, मतलब कि चलिए मानव जीवन को और अच्छा बनाते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें, डू नॉट कट ट्रीज अननेसेसरी, बिना फालतू के पेड़ मत काटो। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, पहले तो पेड़ काटो मत, जितना हो सके पेड़ों को लगाओ। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रन एप्लियंसेस व्हेन नॉट नीडेड। कई बार क्या होता है कि हम अपने घर से बाहर जाते हैं तो पंखा चलता छोड़ देते हैं, लाइट चलती छोड़ देते हैं, क्योंकि बिजली का बिल तो फ्री है भाई, 200 यूनिट है ना, और जो भी रीजन है उसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसा मत करो, जब यूज नहीं होता है तो इलेक्ट्रिसिटी को बंद करो। मेक यूज ऑफ सोलर एनर्जी, ये जो एनर्जी है, ठीक है, बिजली, इसको छोड़ते हुए जो सोलर एनर्जी है उसको यूज करो। इसके द्वारा इश्यू किया गया है स्विंग अथॉरिटी, तो ये जो अथॉरिटी है इसके द्वारा से बेसिकली इश्यू किया गया है, ठीक है। ये चीजें थी इसके बाद, ठीक है। तो ये पॉइंट था, और यहाँ पे भी मैं बाय इश्यूइंग लिख गया, भूल गया, ठीक है ना। तो ये इश्यू किसके द्वारा किया गया था, मान लेते हैं कि ह्यूमन राइट्स उसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पोस्टर हो जाता है। चलिए, अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारे 5 नंबर के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यू आर यू आर आशीष और अमीना, a student of class 11th of Indian Public School 10. You will find it alarming that over millions of plastic bags and plastic bottles are used only once and dumped every minute. Write in spaced 120 to 150 words on the hazards of single-use plastics to be delivered in the morning assembly 5. ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि एकल उपयोग प्लास्टिक के खतरे, सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक है, इसके क्या क्या खतरे हैं, इसके ऊपर स्पीच दें। ठीक है, तो चलिए स्पीच देते हैं। चलिए एकदम माइक पकड़ के, ओके। हैजार्ड्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, respected principal, worthy teachers, and my all dear friends. Today I am going to express my views on hazards of single-use plastic. The surge in single-use plastic is alarming with millions displayed every minute. यानी कि एकल उपयोग प्लास्टिक जो है इसकी वृद्धि चिंताजनक है, और ये हर मिनट लाखों लोगों के द्वारा त्यागी जा रही है। This seems designed for one-time use contributed significantly to environmental degradation. यानी कि इसको इस प्रकार से बनाया गया है, इसको एक ही बार यूज कर सकते हैं, इसीलिए ये पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। Their widespread uses pollutes oceans, harms wildlife and poses severe health risks. यानी कि ये जो कूड़ा करकट है प्लास्टिक का, इससे पॉल्यूशन फैल रहा है, समुद्रों को, जो वाइल्ड लाइफ है उसको खतरा पहुंच रहा है, ठीक है। आम लोगों की जिंदगी को भी खतरा पहुंच रहा है, ओके। द इम्पैक्ट इज undeniable. Plastic was litters our landscapes, endangers marine life and contaminates water resources. यानी कि प्लास्टिक का कचरा हमारे प्रदेश को गंदा कर रहा है, समुद्री जीवन को खतरे में डाल रहा है, जल के स्रोतों को प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। स्वास्थ्य पे इसका बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है, और यदि हमने इसके खिलाफ कोई भी नेसेसरी काम नहीं किया तो बहुत दिक्कत हो जाए। डीलिंग विद दिस क्राइसिस रिक्वायर्स अ कलेक्टिव इफर्ट, यानी कि हमें इस हैजार्ड्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना है, तो इसके लिए एक साथ मिलकर कदम उठाना पड़ेगा। इम्प्रेसिंग रीयूजेबल अल्टरनेटिव्स, क्या कर सकते हैं हम ऐसे अल्टरनेटिव को यूज कर सकते हैं जो रीयूजेबल हो, ठीक है। प्रमोटिंग रिसाइकलिंग, हम ऐसे को उपयोग कर सकते हैं जिसको रिसाइकल किया जा सके। एंड एडवोकेटिंग फॉर स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस आर की स्टेप, यानी कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो लाने चाहिए, ठीक है। It's critical for each one of you to reduce our reliance on single-use plastics, fostering a sustainable and healthier environment. यानी कि इसी प्रकार से जब हम सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करेंगे, तो हम एक अच्छा डेवलपमेंट अपने अपने लिए और अपने एनवायरनमेंट को स्वास्थ्य बनाए रख पाएंगे। इन इंक्लूजन, लेट अस यूनाइट अगेंस्ट द हैजार्ड्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। चलिए एक साथ मिलकर इस सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति एक जंग लड़ते हैं। बाय मेकिंग कॉन्शियस चॉइस वी कैन पेव
the way for a cleaner and more sustainable future. Thank you. Have a great. यानी कि हमें एकल उपयोग प्लास्टिक के खतरों के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। अच्छे विकल्प को चुनकर हम एक स्वच्छ, अच्छा, टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चलिए, आपका भी दिन शुभ हो। इस प्रकार से आपकी ये जो सिंगल यूज हैजार्ड्स के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर ये जो आपकी स्पीच थी वो यहाँ पे ठीक है। चलिए, अब इसी में दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो किसके ऊपर है? वो है हमारा यहाँ पे एक सेकेंड, क्वालिटी ऑफ, हाँ, द पुअर क्वालिटी ऑफ अनहाइजीनिक फूड, ये टाइटल। ठीक है, इसके ऊपर हमें एक स्पीच देनी है। आ जाइए, स्पीच करते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे क्या टॉपिक लिखना है? फास्ट फूड के बारे में लिखना है। ठीक है, जंक फूड अच्छा है या बुरा है इस बारे में। ओके, तो लिखते हैं फास्ट फूड और जंक फूड, इसके बाद लिखेंगे respected principal, teachers, and my all dear friends, a very warm, a very good morning to all of you. I'm Malika or Malik of class 11th A. I'm here to speak on the topic fast food or junk food funks in hygiene catch. लिखेंगे pesticides in clothes, warm is Cadbury chocolates, and finally the what. यहाँ पे ये वो उठाया गया है, क्या बोलते हैं, एक रियलिटी का पॉइंट उठाया गया है कि कोला में कीटनाशक, कैडबरी चॉकलेट और अंत में फिर बर्ड फ्लू, यानी कि पहले कोला पियो फिर कैडबरी चॉकलेट खा लो, इससे बर्ड फ्लू हो जाए। इवन बिग जेंट्स लाइक द अबोव आर इंटरेप्ट इन कंट्रोवर्सीज, यानी कि बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं वो भी इसी बात में अभी भी फंसे हुए हैं। वट अबाउट द लोकल फास्ट फूड सेंटर्स देन, हाउ डू दे इंश्योर क्वालिटी एंड हाइजीन? जब बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो तक उनके प्रति भी, उनके लिए भी ये बात कही जा चुकी है कि इनको खाने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो जो आम रेहड़ी वाले लोग हैं ये कैसे क्वालिटी और हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं? ठीक है ना, ये बात कही गई है। एट मोस्ट ऑफ द लोकल ढाबास एंड फास्ट फूड जॉइंट्स फॉर हाइजीन कंडीशंस प्रीवेल, यानी कि अधिकांश स्थानीय ढाबों में और फास्ट फूड की जो दुकानें हैं वहाँ पे स्वास्थ्य की जो स्थितियां खाने की वो अच्छी नहीं होती। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट हैं जैसे आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। ओके, द फूड इंस्पेक्टर्स मस्ट मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ स्टफ being sold and detectives should be appointed to check the chlorine content and food value such as items in market and school canteens. We should follow the motto eat healthy live healthy, यानी कि खाद्य जो निरीक्षक हैं उनको बेची जा रही जो गुणवत्ता है खाद्य निरीक्षक के द्वारा, मतलब जो ये रेडी वगैरह वाले होते हैं जो भी खाना बेचते हैं, तो इन खाद्य निरीक्षक जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं उन्हें इन्हें मॉनिटर करना चाहिए, इनकी गुणवत्ता को देखना चाहिए, कितनी कैलोरी, कितना प्रोटीन वगैरह कुछ है या नहीं है, या फिर पूरा का पूरा अनहाइजीन ही है ना? तो उसके लिए काम करें। हमें जो है एक मोटो उपयोग में लाना चाहिए, ईट हेल्दी लाइव हेल्दी। अच्छा खाओगे, अच्छा स्वस्थ रहो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये दो चार लाइन मैंने यहाँ पे हटा दी, मतलब आप इसे पढ़ लेना। तो ये आपके दोनों हो गए स्पीच। अब बात करते हैं अगले की। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है हमसे एक डिबेट। ओके, चलिए। सम पीपल फील दैट द newspapers will become a thing of the past soon due to increasing interest for electronic media. Write a debate in 120 to 150 words, either in favor or against the topic of electronic media. You are प्रेम और प्रेरणा। दूसरा टॉपिक क्या है? ट्यूशन और कोचिंग सेंटर्स आर नेसेसरी फॉर स्टूडेंट। इसे मैं आपको दूसरे सैंपल पेपर में बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात। ओके, चलिए पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फॉर मोशन, यानी कि फेवर में। तो लिखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे, ऑनरेबल जूरी मेंबर्स, टीचर्स एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स, अ वेरी cheerful warm welcome morning to all of you. Today I am Prerna or Prem will present my views on the favor of the topic electronic media. Electronic media is constant tone of global connectivity, constant tone of global connectivity, uniting diverse community. यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
वैश्विक कनेक्टिविटी की एक आधारशिला है, जो कि विभिन्न प्रकार के समुदायों को एकजुट करती है। द रैपिड dissemination of information through television, radio, and the internet enhances social awareness and facilitates open discourse। यानी कि टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट के माध्यम से सूचना को तेजी से प्रसारित किया जा रहा है। समाज जैसे कि सामाजिक जागरूकता बढ़ रही है, लोग जो है वो अब खुली बातचीत की सुविधा उनके सामने निकल के आ रही है। इन दी एरा वेयर इंफॉर्मेशन इज पैरामाउंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंश्योर्स स्विफ्ट एक्सेस टू न्यूज, empowering citizens with knowledge, will for active participation in democratic process। यानी कि जिस प्रकार से इस युग में सूचना सर्वोपरि है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाचार तत्वों के लिए एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आयाम है, जो कि नागरिकों को लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में प्राप्त हुई है। ठीक है, और ये जो है उनको बहुत सारा ज्ञान वगैरह देती है। द इमीडिएसी एंड रीच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्ले एन इंडिस्पेंसेबल रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, फोस्टरिंग अ वेल इन्फॉर्म्ड एंड एंगेज्ड सोसाइटी। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तत्कालिकता और जो पहुंच है, वो जन्म को आकार देने, एक सुविज्ञ संलग्न समाज को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बियॉन्ड इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन दिस कल्चरल एक्सपीरियंस एंड प्रमोट्स ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि सूचना से परे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सांस्कृतिक अनुभवों को भी समृद्ध करता है। ठीक है, television shows, movies, and online content providing diverse narratives contributing to the appearance of different cultures and perspectives। यानी कि टेलीविजन में शो, फिल्म, ऑनलाइन सामग्री जो है, ये विभिन्न प्रकार के आख्यान लोगों को मिलते हैं, जिससे वो संस्कृति के बारे में जानते हैं, उनके दृष्टिकोण के बारे में जानते हैं। ठीक है, फर्दर होम इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर्व्स एज ए एजुकेशनल पावर हाउस, ऑफरिंग एस accessible online course, educational programs, and digital resources that democratize learning opportunities for people worldwide। यानी कि इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक शैक्षिक पावर हाउस के रूप में भी कार्य करता है, जो कि ऑनलाइन सुलभ एजुकेशन, शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, डिजिटल संसाधन ये भी प्रोवाइड करवाता है, जो कि दुनिया भर में फेमस है। इन इसेंस द multifaceted contributions of electronic media underscore its pivotal role of connecting, informating, entertaining, and educating society on global scale। यानी कि संक्षेप में कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुमुखी योगदान है वैश्विक स्तर पे, लोगों को जोड़ने के लिए, सूचना देने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, उनके काम को करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इसके फेवर यानी कि मोशन में। अब बात आती है इसके अगेंस्ट। तो अगेंस्ट में ऑनरेबल जूरी मेंबर्स, टीचर्स एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स, अ वेरी चीयरफुल वार्म वेलकम एंड मॉर्निंग टू ऑल। Today I'm Prerna or Prem will present my views against the motion electronic media. Electronic media, despite its merits, presents significant sociological challenges। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसकी खूबियां बहुत हैं, आई नो मैं इससे सहमत हूँ, बट इसकी बहुत सारी सामाजिक चुनौतियां हैं। The constant influx of information, especially through the internet, overwhelms individuals, leading information overload and cognitive fatigue। यानी कि सूचना का निरंतर प्रभाव विशेष रूप से इंटरनेट के माध्यम से व्यक्तियों पर कई बार हावी भी हो जाता है, जिससे सूचना अधिभार और संज्ञानात्मक थकान हो जाती है। कई बार आप एक ही चीज की सूचना न्यूज देखे जाते तो आपका सर भी दर्द होने लगता है, वो ये बात है। ठीक है, misinformation and fake news circulating on digital platforms undermine the credibility of news sources, fostering a climate of uncertainty and skepticism among the public। यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली गलत सूचना और फर्जी खबरें समाचार स्रोतों की विश्वसनीयता को कमजोर कर देती हैं। ठीक है, फिर हम तो ये सोचते हैं ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो क्या पता ये भी गलत हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। फिर आगे बात करते हैं अब हम। एक सेकेंड, चलिए।
The addictive nature of electronic media, particularly on social platforms, contributes to mental health issues. यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की व्यसनी विशेष मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इसकी प्रकृति विशेष रूप से सामाजिक प्लेटफॉर्म पे मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं इस पे ज्यादा योगदान दे रही है। कैसे? आजकल के टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि टीवी के सामने बैठ जाते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, फोन चलाते रहते हैं, एक ही जगह देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। जो भी देखते हैं उसका हमारे जीवन पे असर पड़ता है और भी बहुत सारी चीजें। इसीलिए मेरे हिसाब से मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक गतिशीलता के लिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अ, फ़ायदे तो कम हैं, नुकसान ज़्यादा है, ठीक है? तो ये बात कही जाती है। उसके बाद में यहाँ पे एक वर्ड मैं लिखना भूल गया, ठीक है? यहाँ पे एक वर्ड आएगा थैंक यू, ठीक है? इस प्रकार से आपकी ये डिबेट भी यहाँ पे कंप्लीट। देखिए, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और आई होप आपको ये डिबेट जो है, वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है? अब यहाँ पे बचता है बच्चों पेपर नंबर 1 का हमारा सेक्शन नंबर सी। अब इस सी को हम कल समझेंगे पार्ट 3 की वीडियो में, लिटरेचर वाले को, ठीक है? इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज ये रहेंगे, तो इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसे। ओके बच्चों, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारे के सारे आपको साथ के साथ सैंपल की वीडियोस देखनी है, तो उसका लिंक आपको आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके देखिए, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।